Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. नमस्कार, सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. जैसा कि आपको पता है कि ये पॉडकास्ट सीरीज़ फ्रॉम पेन टू पर्पस, इसका मतलब है पीड़ा से प्रेरणा तक. तो इस सीरीज़ को हमने क्यों चलाया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशल चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स की कहानियाँ हैं, जहाँ पर हर बच्चा जो एक स्पेशल चाइल्ड है, जो एक दिव्यांग जन है, और उनके माँ बाप जो इस जर्नी से निकल रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत पेन होता है और वो पर्पस की तरफ कैसे पहुँचते हैं. हम इसमें आज पूनम जी का स्वागत करते हैं. नमस्कार पूनम जी. पूनम जी की बेटी है नैन्सी, जो एक स्पेशल चाइल्ड हैं, और उनके बेटे हैं सक्षम. नमस्कार सक्षम. नमस्कार. नैन्सी बचपन से डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है, जो कि आज उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनने वाले हैं. नैन्सी आज 13 साल की हो गई हैं. तो नैन्सी के बारे में हम जानते हैं पूनम जी से, जो इनकी माँ हैं, उनको वो कैसे पाल रही हैं, किस तरीके से उन्होंने इस जर्नी को संभाला और कब पता चला उनको कि उनको डाउन सिंड्रोम है. तो पूनम जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस सीरीज़ में, जिसका नाम है पेन टू पर्पस, कि ये पीड़ा की जो कहानी है और उसको आपने किस तरीके से आगे लेके गए हैं. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ पूनम जी कि आपको कब पता चला कि नैन्सी को डाउन सिंड्रोम है. मैम, जब ये छोटी थी, मतलब कुछ महीने की थी, तो मैं इसको नहलाने लगी तो एकदम से नीली पड़ गई, तो सांस उखड़ उखड़ के लेने लग गई. जब मैंने मतलब देखा तो मैं इसको देख कर डर गई कि भी इस तरीके से कैसे सांस ले रही है ये. तो मैम उस समय फिर मेरी ऊपर जेठानी रहती हैं, उनको बुलाया कि भाभी देखो इसको क्या हुआ है. तो कहते कोई नहीं, अभी इसको कपड़े में अच्छी तरह लपेट लिया, उसके बाद में कपड़े डाले, थोड़ी नॉर्मल होगी जब उसको थोड़ी हीट मिली. तो हमारे ही पास में जैसे कि डिस्पेंसरी है, तो वहाँ लेके गए हम लोग इसको. वहाँ पर इसको डॉक्टर को दिखाया तो वो कहने लगे भाई ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, अब नॉर्मल है. तो मैम फर्स्ट टाइम मेरे को वहाँ से मालूम पड़ा कि ये हमारा बच्चा. कितने महीने की थी तब? मैम कुछ महीने की थी, 3 महीने की. तो 3 महीने पहले ये बच्चा नॉर्मल था जब पैदा हुआ है? तो मैम नहीं, तब तक कुछ पता ही नहीं था, हमें भी नहीं मालूम था. आपने जब हॉस्पिटल से बच्चा लेके आए हो, सिजेरियन था या नॉर्मल डिलीवरी? सिजेरियन मैम. सिजेरियन. तब किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बताया कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है? नहीं मैम, जब ये होने वाली थी तब मैंने कहा था कि मतलब एक बेटा है, अब गुड़िया जो भी हो, मतलब उसके बाद में मुझे नहीं चाहिए. बच्चा रोया था पैदा होने पर? मैम नहीं रोई थी. नहीं रोई थी. तो ये डॉक्टर ने उस टाइम पर नहीं बताया कि बच्चा रोया नहीं है? नहीं बताया मैम. कौन से हॉस्पिटल में ये पैदा हुआ? मैम गुरु गोबिंद सिंह में. अच्छा, ये बच्चा रोना तो बहुत ज़रूरी होता है. जब बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम पे उसका रोना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं. हाँ जी मैम. ये रोई नहीं थी उस वक्त. ये रोई नहीं तो थी. तब डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि आप अभी पहले जो बेबी जो होगा इसको थोड़ा टाइम का हो जाने दो, उसके बाद में आप ऑपरेशन की सोचना. तो फिर मतलब तब मना कर दिया. तब उन्होंने ये तब भी नहीं बताया होने के बाद में कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है. वहाँ पर रही भी है, इसको जॉन्डिस हो गया था. आपकी फुल टर्म डिलीवरी थी 9 महीने की या उससे पहले की थी? नहीं मैम, पूरे टाइम की. पूरे टाइम फुल टर्म डिलीवरी. हाँ जी. तो जितने भी अल्ट्रासाउंड या करवाए हैं उसमें कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आया? नहीं, बस लास्ट जो अल्ट्रासाउंड करवाया था उसके अंदर ये था कि जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, लेडी थी, तो उन्होंने ये बोला कि बच्चे का जो टाइमिंग है ना, मतलब आपको याद नहीं है सही से, तो ये बेबी मतलब कमज़ोर है. कितने किलो की पैदा हुई थी ये? मैम 1.5 थी. 1.5 किलो. 1.5 थी शायद, उससे कम थी. मेरे को ये पूरी तरीके याद नहीं. तब उन्होंने ये बताया था कि ये बच्चा ना कमज़ोर है. तो आप जब पैदा हुई है उसके बाद आपको जब पता चला, तब आपका क्या रिएक्शन था? तो आपको क्या लगा कि अब ज़िंदगी में क्या होने वाला है? मैम बस वही कि जैसे कि मतलब जो एक माँ को एक बेटी को देख के होता है कि हाँ मतलब आगे चल के सहारा होगी या क्या है, मतलब उस समय तो जैसे कि ना कुछ अजीब सा ऐसे कोई चीज़ अंदर से निकल गई होती है कि मतलब मेरा बच्चा क्यों है ऐसा, कि मेरे साथ ही क्यों है ऐसा. बिल्कुल बिल्कुल. मैं आपका दर्द बहुत ज़्यादा समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं उस दर्द से रोज़ निकलती हूँ, मैं उस पीड़ा से रोज़ निकलती हूँ. मेरी बच्ची सेरेब्रल पैलिसी की मरीज़ है, जो कि बचपन से
उसको सेरेब्रल पैलेसी या ग्रेड 4। मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे हॉस्पिटल्स ने नहीं बताया। वो बच्चे को गंगाराम शिफ्ट कर दिया गया और गंगाराम में 21 दिन वो वेंटिलेटर पर रही। उसके बाद मुझे थमा दिया गया, बोले कि 100% डिसेबल्ड है। अब आप ऐसी ज़िंदगी आप सोच सकते हो कि गोदी में लेके उस बच्चे को कैसे पालना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं आपकी दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं उस दर्द से निकलती हूँ। जब आपको पता चला उसके बाद आपने इस बच्चे को कैसे पाला, रोज़ आप किस तरीके से इस पे मेहनत करते हो? मैम शुरू में तो इसको पालना भी बहुत मुश्किल था। ये लेटी रहती तो रोती भी नहीं थी ये भूख के लिए, कि इसको भूख का फील हो तो बच्चा रो। तो रोती भी नहीं थी। हम लोग दूध पिलाते थे, जैसे उठाते थे ना, जैसे उठाया कि चल बच्चे को थोड़ा सा डका दिला तो मैम वॉमिटिंग कर देती थी। तो इसकी दादी ने, मैंने बहुत मुश्किल से, जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो जैसे बिस्किट घोल कर, कुछ खाती भी नहीं थी ये, बिस्किट वगैरह घोल घोल के तो इसको पिलाए कि भी इसका पेट भरा रहे बच्चे का। तो मतलब बहुत मुश्किल हुई है इसको अभी तक में। अब ये थोड़ी बहुत हो गई है बड़ी, तो मतलब थोड़ा है कि अपने आप से देख लेती है, खाना पीना अपने आप से मांगती है, नहीं भी होगा तो अपने आप से खा लेती है। अच्छा, तो मतलब डालेगा, चपाती बॉक्स में होगी रोटी तो अपने आप इसको पता होता है कि इसको कितना खाना है? मैम नहीं, ये नहीं मालूम होता। अच्छा, फिर कैसे करते हो? अगर मैम वॉमिटिंग कर देती है। अब हम लोगों को मालूम है, मतलब एक रोटी खानी है तो एक रोटी पता होगी कि एक ही रोटी खानी है? हाँ जी मैम। और अगर ज़्यादा अगर भूख होती है तो हमें पता है कि बच्चे को चीज़ अच्छी लगी है, खाने में सब्जी कुछ पसंद आई है, तो फिर अपनी आप तरफ से आधी कर देती हूँ मैं एक्स्ट्रा। बाकी मुझे मालूम है अगर ज़्यादा खा लेगी तो मैम फिर वॉमिटिंग करेगी। अच्छा, इसको नहीं पता चलता कि इसका पेट भर गया है, नहीं मालूम पड़ता। राइट। तो ये तो बहुत इसमें पेन है कि आपको देख के देना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी देनी पड़ती है। हाँ जी मैम। तो रोज़ इसको पालता कैसे, कौन पालता है? आपके घर में कौन कौन है? किस तरीके से आप इसकी रोज़ देखभाल करते हो? मैम जब छोटी थी तो उसकी दादी भी देख लेते थे, खैर वो लेके इसको, वो एम्स तक भी गए हुए हैं इसको। जैसे कि मैं नहीं जा पाई तो कुछ इसका टेस्ट था जो एम्स से होता है, इसका ट्रीटमेंट एम्स से भी चल रहा है। हार्ट प्रॉब्लम भी है इसको। अच्छा, होल है तो इसका वो करवाना था, इको करवाना था। तो कुछ टेस्ट भी थे जो मम्मी फिर इसको अकेले लेके गए थे। तो मतलब पहले देख लेते थे, अब मम्मी खुद हमारे थोड़े वो हो गए अपने शरीर से बुजुर्गी में आ गया तो वो खुद नहीं देख पाते। तो फिलहाल तो मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है इसको देखने के लिए। और तो आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी मैम। फुल टाइम इस पर ध्यान देती हैं? हाँ जी, अभी तो हाँ जी, सारा घर का भी काम है, ये भी है। फिर इसकी जो दादी मम्मा है वो भी ऐसे ही हैं। सोसाइटी में आपको क्या लगता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाती है ऐसे बच्चों को? मैम नहीं करती है सोसाइटी। तो मैं सोसाइटी से ज़रूर जानना चाहती हूँ कि हम जैसे लोग जो एक नोबल कॉज के लिए खड़े हैं, क्या सोसाइटी हम लोगों को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या सोसाइटी ये सोच पाएगी कि हम किस दर्द से निकल रहे हैं? आप देख सकते हैं नैन्सी को कि वो उनकी मदर किस दर्द से निकल सकते हैं। क्या सोसाइटी इंक्लूजन की बात करती हूँ तो इंक्लूजन में आप हमें एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो हमें इस चीज़ के लिए आपका सवाल, आप हमसे जुड़ें इसीलिए कि हम इस दर्द को महसूस करते हैं कि आप उस दर्द को महसूस कर पाएंगे जिस दर्द से हम निकल रहे हैं। पूनम जी, आपको लगता है कि सोसाइटी क्या ये एक्सेप्ट कर पाती है कि ये हम जब बाहर जाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, जब आप बच्चे को लेके जाते हो तो आपको क्या फ़ील होता है उस टाइम पे? किस तरीके से लोग देखते हैं, किस तरीके से लोग उस चीज़ को महसूस करते हैं? मैम जब हम लोग शादी और फंक्शन तो दूर की बात है, अगर हम अपनी गली में से ही लेके निकलते हैं ना, अपने घर से बाहर ही निकलते हैं, तो मैम कुछ इस तरीके से देखते हैं जैसे कुछ अजीब बच्चा देख लिया हो। तो मतलब देख के हैरान हो के बच्चे की तरफ हैरानी से देखते हैं और साथ में फिर पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है आपका, दूसरा बच्चा तो ऐसा नहीं है, ये क्यों है आपका? मैम इस तरीके से पूछते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज मैं अक्सर सोसाइटी से पूछती हूँ कि क्या, किस नज़रों से सोसाइटी ने देखा है ऐसे बच्चों को कि ये अलग बच्चा क्यों है? अलग बच्चा इसलिए है क्योंकि ये दिव्यांगजन है, ये एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है। ऊपर वाले ने गॉड गिफ्टेड चाइल्ड दिया है, उन्हीं पेरेंट्स को ये चाइल्ड दिया जाता है जो इसको संभाल सकते हैं, जो इसकी केयर कर सकते हैं, जो ये दर्द महसूस कर सकते हैं, उस जर्नी को हैप्पीनेस की तरह एक रिजिलियंस में लेके जा सकते हैं, जहाँ पर उनके अंदर इतनी शक्ति होती है। इन माँ को देखिए जिनके अंदर इतनी शक्ति है, जो आज अपने ही दम पर, अपने फैमिली के दम पर उस बच्चे को पाल सकी हैं। उनका भाई साथ में है जो इतनी उससे बड़ा है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने पाला है। तो वो किस तरीके से वो भी सोसाइटी का पार्ट है। तो मैं सक्षम बेटा आपसे पूछती हूँ कि आपकी छोटी बहन है, आप इसकी केयर करते हैं? जी बट थोड़ी बहुत।
थोड़ी बहुत। आप स्कूल जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, और स्कूल में आप जो है कौन सी क्लास में? मैं 10th में। 10th में हूँ। जब बच्चा पैदा हुआ, जब ये हुई, तब उस टाइम पर आपको क्या फील हुआ? आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी? मैम मेरे को feeling हुआ था। ये कुछ छोटा था, छोटा था? अच्छा, ये भी छोटा था। ये कितने साल का है? ज़्यादा, ये 2.5 साल का वो था जब ये हुई। 2.5 साल का था, तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, क्योंकि इन बच्चों की ग्रोथ जो है आपको समझ में नहीं आएगी। डाउन सिंड्रोम हो या मेरी बेटी देख लीजिए आप, सेरेब्रल पैलिसी, वो 14 साल की होने वाली है और आज भी वो 6 महीने की ही लगती है। 14 साल की मेरी बेटी इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। आपने अगर वो उसको देखा होगा तो वो 6 महीने से ऊपर नहीं लगती, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन बच्चों की एज जो है, एजिंग होगी बट ग्रोथ नहीं होगी। वो लंबे होते जाएंगे बट उनकी बॉडी ग्रो नहीं करती है। तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि अलग अलग मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से इन बच्चों की ग्रोथ एबनॉर्मल तरीके में होती है। तो मैं क्या सोसाइटी से ये पूछना चाहूँगी, क्या ये हमारे हाथ में या ये डॉक्टर्स के हाथ में है? किसके हाथ में है? ऊपर वाले ने अगर ये स्पेशल कॉज चुन कर दिया है तो वो उन्हीं माँ बाप को चुन के दिया जाता है जो इसको पाल सकते हैं, जो इसकी केयर कर सकते हैं। तो मैं अगला सवाल आपसे पूछती हूँ पूनम जी कि स्कूल जब ये जाती है, स्कूल में क्या क्या कराते हैं और क्या इसका इम्प्रूवमेंट आया स्कूल जाने के बाद? मैम स्कूल जाने के बाद काफ़ी, जैसे कि स्पीच में फ़र्क पड़ा है, जैसे बोल लेती है काफ़ी हद तक, वहाँ पर थेरेपी करवाते हैं इसको। और मैम जैसे कि घर रह के तो बिल्कुल ही थी, उधर जाके काफ़ी एक्टिव भी हुई है। खैर उधर जाके तो बहुत हुई है, उसको स्कूल जाते हुए टाइम भी 8-9 साल हो गए हैं। ओके। तो मैम ये है कि मतलब एक्टिव हो गई है, डांस करना इसका, और लिख भी लेती है। खैर करवाते हैं काम इसको स्कूल में, तो कर भी लेती है काम। वेरी नाइस। घर आके, और उसको मैं नहीं करवाती, अपना होमवर्क खुद करती है। अच्छा, अपना होमवर्क अच्छा, राइटिंग कर लेती है मैम थोड़ी बहुत, जैसे कि जो लिखा होता है उसे देख के लिख लेगी। क्या पढ़ाते हैं मैम अभी तो काउंटिंग के ऊपर अल्फ़ाबेट है, और अच्छा। जैसे कि 2 अक्षर पे अब आए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो याद रखती है? इसकी मेमोरी कैसी है? मेमोरी बहुत इसकी शार्प। अच्छा, ऐसे बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, मैंने देखा, और अवेयरनेस बहुत होती है इनको, सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि आवाज़, कान इनके बहुत तेज़ होते हैं कि कहीं, मेरी बेटी के कान बहुत तेज़ हैं, जैसे मैं आ रही होती हूँ बाहर से, उसको पता चल जाता है मैं आ रही हूँ। इमोशंस इतने आते हैं, वो आती हूँ, कमरे के अंदर आती हूँ तो एकदम से हंसना शुरू हो जाती है कि उसको खुशी महसूस होती है, उसकी सांसों को मैं पहचान सकती हूँ। तो इसके साथ भी ऐसा ही है मैम? हाँ जी, ये मतलब इस तरीके से, जैसे कि अब ये है, हम लोगों का पता रहता है कि भी मतलब अगर कभी कोई लग जाए, अगर मैं रोऊं तो मतलब मेरे को चुप करवाएगी कि नहीं ऐसे नहीं मम्मा, क्यों रो रहे थे। फिर पूछेगी, अगर मैं कभी गुस्से में आके कभी धीरे से मार भी दूँ थप्पड़, तो आपने क्यों मारा था, काफ़ी देर हो जाएगी, उसके बाद पूछेगी आपने मेरे को क्यों मारा था मम्मा। अच्छा, आप पहले बताओ मेरे को, आपने यहाँ पर थप्पड़ क्यों मारा था। अच्छा, कि मेरी गलती क्या थी जो मुझको मारा। मैं डांस करती हूँ, फोन बैठी है, तब खाना खाती है। मैं डांस करती हूँ, मेरे पास फ़ोन होता है, तब खाना खाती हूँ। अच्छा, डांस कौन सा करती हो तुम? डांस तो सभी गानों पे कर लेती है। डांस आता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये बच्ची कितनी प्यारी है, इसको सब पता है, इसको पता है कि इमोशंस क्या होते हैं, अपनी माँ के इमोशंस जानती है। जब वो रोती है उनको चुप कराती है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी इंसान को कि जब वो बच्चा महसूस कर रहा है, वो बच्चा जान रहा है कि उसकी माँ की तकलीफ़ क्या है, उसकी क्या गलती है, उस बच्चे की क्या गलती है और उसकी माँ की क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। तो ऐसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना, है ना? हाउ स्वीट। तो बेटा स्कूल में जब आप जाते हो, आपके फ्रेंड्स को पता है कि आपकी सिस्टर ऐसी है कि कभी बात हुई? थोड़े बहुत फ्रेंड्स को पता, ज़्यादा फ्रेंड्स को। कभी कुछ बोलते हैं फ्रेंड्स वगैरह? नहीं, वो कहते हैं ठीक है कोई नहीं। वेरी गुड। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में जब इस कॉज को, इस मिशन को सोचते हैं कि ये बच्चे ऐसे हैं, तो जो अंदर से आत्माएं अच्छी होती हैं वही लोग समझ सकते हैं कि हम किस दर्द से निकल रहे हैं और हमें क्या दर्द महसूस हो रहा है ना? तो बेटा आप खाना अपने आप खा लेते हो? क्या अच्छा लगता है खाना खाने में? अच्छा लगता है। क्या क्या खाती हो? पास्ता खाती हूँ। पास्ता खाती हो? पास्ता खाती हो, और क्या खाती हो? मीठे में क्या खाती हो? बस पास्ता खाती हूँ। बस पास्ता खाती हो? हाँ, पास्ता बस पसंद है?
पास्ता, चाउमीन, बस अच्छा। ऐसी चीज़ें दे दो जो कि इसको नुकसान करती है, वो ज़्यादा देती नहीं अच्छा। है, वो नहीं देती मैं ज़्यादा। और इसकी सबसे अच्छी आदत क्या है? इसको आपको लगता है कि जब आप खुश होते हो अंदर से कि इसको देखते हो कि क्या ऐसा कर रही है कि आज ये अपने बलबूते पे खड़ी है? कम से कम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ उठ भी नहीं पाते। मैं उसमें से एक एग्जाम्पल हूँ। हाँ जी मैम। तो आपको उन पेरेंट्स को देख के क्या लगता है? मैम उनको देख के ये लगता है कि मतलब फिर भी मतलब शुक्र करते हैं परमात्मा का कि मतलब बहुतों से बहुत अच्छे हैं कि हमारा बच्चा अपने आप से अपना खाना पीना अपने आप कर लेता है, और कुछ नहीं। तो वरना ऐसे बच्चे जो देखते हैं ना, जो बिल्कुल ही बेड, ऐसे भी देखे हैं जो ऐसे बेड के ऊपर ही रहते हैं बिल्कुल, तो उनको देख के मतलब देखा नहीं जाता, मतलब आंसू आते हैं उनको देखकर। बिल्कुल। तो आपको ये चीज़ का शुक्राना करना चाहिए कि आपकी बच्ची चल फिर रही है, अपने आप खा रही है। आज हम लोग ज़िंदा हैं तो हमारे बच्चे कम से कम अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं। तो ये बच्ची जो है आज माँ है तो उसको संभाल रही है। जब ये धीरे धीरे बड़ी होगी, आगे इनको संभालने के लिए कौन है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं अपने आप से पूछती हूँ कि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मेरी बच्ची को मैं संभाल रही हूँ, कल मेरे ना होने के बाद उसको कौन संभालेगा? ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक व्यू में बात कर रही हूँ कि मैं इसका अगर फ्यूचर जानना चाहूँ कि आपको भी लगेगा डर कि उस फ्यूचर का क्या, कि आज आप इस साल में इस उम्र में इस बच्चे को पाल रहे हैं बट इसका फ्यूचर कहाँ है? कहाँ पर है? आप इसके फ्यूचर को लेके डरती होंगी। डरती हूँ मैम, जरूर डरती हूँ। मेरे को अपने उसको भाई को बोलती हूँ कि तेरे लिए यही है सब कुछ, अगर तेरी मम्मी को कभी कुछ हो जाता है तो तूने अपनी बहन को नहीं छोड़ना। देखिए, तो आज आपके सामने है कि आज अगर इनको, मैं ये कहती हूँ हम में से किसी को कुछ हो जाता है तो इन बच्चों का क्या, इनको कौन संभालेगा? क्या हम ऐसी आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए कि ऐसे बच्चों को पालने के लिए कि हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होनी चाहिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है जहां हम इन बच्चों के बारे में कुछ सोच पाएँ। तो फ्यूचर को लेके मैं खुद इनसिक्योर हूँ क्योंकि मेरी खुद की बेटी तो बेड रिडन है पिछले 14 साल से। मेरा तो बहुत ही फ्यूचर इनसिक्योर है बिकॉज़ वो तो बोल भी नहीं सकती, ना ही वो उठ सकती है। वो उसको हमेशा डाइपर पर रहती है, कपड़े चेंज करने, उसको लिक्विड डाइट पर है। तो वो बढ़ती जा रही है उसकी उम्र, बट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, डेली प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो मैं क्या उस चीज़ से डरने लग जाऊं, या मैं ये सोचूं कि भगवान ने ये मिशन दे दिया मुझे कि ये तो एक बहुत बड़ा मिशन है, इसको खड़ा करके उन बच्चों की मदद करनी है और उन पेरेंट्स की मदद करनी है काउंसलिंग के थ्रू और थेरेपीज़ के थ्रू जहां हमें आपकी ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि इस मिशन को बहुत आगे लेके जाया जाए और हमें आप सभी की मदद की ज़रूरत है। तो इसमें आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहता है आपको? मैम हस्बैंड का भी होता है, पर वो जिस तरीके से शिफ्ट जैसे नाइट की करते हैं तो उनको दिन में रेस्ट चाहिए होता है, तो फिर वो सोए होते हैं तो इतना नहीं, जैसे कि छुट्टी होती है तो चलो फिर भी देख लेते हैं, पर जो माँ देख सकती है वो पिता कभी नहीं देख सकते। और साथ में जिस हिसाब से बच्चा बड़ा हो रहा है तो फिर माँ ही देखेगी। बिल्कुल। और कोई जैसे नहीं देख सकते पापा। एक माँ का दर्द, एक बच्चे का दर्द जो है वो माँ ही समझ सकती है। बहुत हद तक जो होता है कि वो उसको महसूस करती है और उसकी आत्मा के साथ कनेक्ट करती है। तो आपकी जर्नी, आप अपने लिए टाइम कब निकालते हो? मैम नहीं निकल पाता सारा दिन इसके अंदर, घर में, या अब इसकी दादी मामा भी ऐसे हैं उनमें, तो पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, अपने लिए टाइम ही नहीं होता कि अपने लिए कुछ वक्त निकले या कुछ करे। आपकी अगर मैं उम्र पूछूं तो आपकी उम्र कितनी है? मैम 43। देखिए, हम लोगों की जो जर्नी है, 13 साल हो गए बच्चे को पालते हुए। हाँ जी मैम। आपको 30 साल में जब ये पता चला, 30 साल के बाद आपकी ज़िंदगी बदल गई, पूरी की पूरी ज़िंदगी, एक 360 डिग्री का चेंज आ गया उस ज़िंदगी में। तो आपने क्या कभी सोचा था शादी से पहले या बच्चे के पहले कि मेरी ज़िंदगी एकदम पलटने वाली है? कभी नहीं सोचा था? नहीं मैम, कभी सोचा भी नहीं था, और कभी ये सोच आ भी नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा इस तरीके से तूफ़ान आ सकता है। तो वो तूफ़ान जो है अगर आया है तो मैं आपके लिए, आप खुद कहीं बाहर जा पाते हो? कहीं घूमने जाना है, कहीं बच्चे को लेके कहीं जाना है? कभी नहीं। नहीं। तो
बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल इसको ये है कि मतलब ले तो जाओ, मतलब ये है कि बस इसका ये है कि अगर निकल गई ना बाहर अपने आप से तो वापस का नहीं मालूम इसे। मतलब जैसे कि अगर हम बाहर भी लेके जाते हैं, अगर हम लोग इससे अलग भी हो जाते हैं तो इसको ये नहीं मालूम, घर नहीं बताना आएगा कि कहाँ पर है हमारा घर। अच्छा, अकेले नहीं छोड़ सकते? नहीं मतलब छोड़ सकते अकेले तो वैसे तो लेके जाते ही नहीं है हम लोग इसको कहीं। राइट। तो इसके साथ में खुद मैं हूँ घर पे ही, कहीं नहीं। तो आप कहीं नहीं जा पाते बाहर घूमने के लिए? कहीं भी नहीं जा मैम। पाते? ठीक, बिल्कुल। तो क्या हमें सज़ा मिली है या हम इस चीज़ के कि हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते सोसाइटी में, या हम कहीं घूमने नहीं जा सकते? कोई भी इंसान ये सोच के पैदा नहीं होता। तो मैं तो इस चीज़ में हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी अपने लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास आपको खुद के लिए भी 1 दिन 2 दिन अपने लिए चाहिए जहाँ आप रिकवर कर सको। अगर आप रिकवर नहीं कर पाओगे तो उस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी जो दर्द है उसको मैं महसूस कर सकती हूँ। आपकी जो जर्नी है, आपका जो पेन है, उस पेन को मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप इतने सालों तक उसी घर में हो, उसी बच्चे के साथ सेम रूटीन। इट्स नॉट ईजी, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत मुश्किल काम है जिस दर्द से आप रोज़ निकलते हो। और आगे बिल्कुल फ्यूचर इनसिक्योर, बिल्कुल एक अंधेरा दिखाई देता है जहाँ पर हमें नज़र ही नहीं आता कि हमें करना क्या है, आगे जाना कहाँ है, किस जगह पे जाना है, किस छोर पे हमें आगे मंजिल मिलने वाली है, कुछ नहीं पता है। तो आपको अंदर से जब हिम्मत आती है, किस तरीके से आप रोज़ उस हिम्मत से निकल के इसको पालते हो? और कभी कभी तो थक जाते होगे मैम, कभी तो बिल्कुल ही हो जाता है कि नहीं बस अब बहुत है, निराश हो जाती हूँ। पर वही जब बच्चों को देखो कि नहीं अभी तो है, जब तक पूरी तरीके बच्चे बड़े नहीं होते तो खुद की है एहसास, अपना खुद का ही है, खुद ही जिम्मेवारी उठानी है। और कौन उठाएगा? अपनी जिम्मेवारी तो खुद ही उठानी है। सॉरी। तो बहुत ही दर्दनीय कहानी है ये, और बहुत पेन से ये जो निकल रही हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि हमारे इस मिशन को, जो पेन टू पर्पज़ है, उसमें आप हमारा सपोर्ट कीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस जर्नी को आप हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी सोसाइटी जो है इंक्लूजन की सोसाइटी बनाइए, और आप इन बच्चों की मदद कीजिए जहाँ पर हम इस मिशन को बहुत आगे तक लेके जा सकें। हमें आपके साथ की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। If this journey touches your heart, support us with a like, share and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.